हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वी हैव अ सिंपल थीम जो बजट से रिलेटेड है। बजट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मैंने एक छोटा सा थीम डिस्कवर किया है एंड दैट इज़ फिजिकल डिसिप्लिन। उस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। सिनेरियो दे देगा कि किस तरीके से आप फिजिकल डेफिसिट को कम कर सकते हो, या फिजिकल स्टिमुलस ये किस तरीके से जो है गवर्नमेंट दे सकती है। आपको पता है फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई देखती है। तो अभी जो बजट आया है वो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015 कि परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर दिखता है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। डेफिसिट को कैसे कम करना है, फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करना है। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप रिड्यूस कर सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको तय करना है, ऑप्शंस आपके सामने है। ये 2015 का क्वेश्चन है। देखो 2016 में सेम क्वेश्चन डाल दिया, मेहनत भी नहीं की यूपीएससी ने, बस क्या किया, जो ये फोर्थ पॉइंट है ना इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब इसमें चेंज किया, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ही रखी है, मेहनत भी नहीं की है। सो यू कैन सी दिस थिंग। तो यहाँ पे डेफिसिट को कैसे मैनेज करना है फिजिकल पॉलिसी में, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देन 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था कि डेफिसिट के बजाय कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ पे फोकस कर सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, फिजिकल स्टिमुलस, मतलब कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात हो रही है, तो किस तरीके से वो हो सकता है, उस पर क्वेश्चन बनाया है। तो सिनेरियोज दे देता है एंड आपको मतलब 3-4 पॉइंट्स दे देता है एंड उससे आपको तय करना पड़ता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। सिंपल सा थीम है, बजट की बात हो रही थी तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सो इसको भी आप थोड़ा जॉट डाउन कर लेना, देख लेना कि यहाँ बेसिक्स की ज़्यादा बात है। आपके पास करंट नॉलेज ना भी हो तो चलेगा, बेसिक्स आपके अगर स्ट्रांग हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस में गलतियाँ नहीं की जाती हैं। जो एस्पिरेंट्स रेगुलरली प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करते हैं। एंड मैंने कई बार कहा है, पॉलिटी इकोनॉमी ये दोनों आपका अगर मजबूत है तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ी बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस सी सैट खराब ना करके आ जाओ। ठीक है, चले आगे। हाँ, एक और चीज़ है, न्यू मंथ है, न्यू बिगनिंग। देखो सैकड़ों बच्चे जो है ना रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, और वो आपको पता ही है, सैकड़ों क्या, बहुत सारे 1000+ बच्चे डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं, अप्रिसिएशन इतने सारे आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनके कांटेक्ट में मैं हूँ, जो फर्स्ट डे से, जब से करंटली स्टार्ट हुआ है, वो तब से इसे डेली देखते हैं, डेली कमेंट करते हैं, डेली अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उन वो तो खास हैं ही, बट कुछ बच्चे हैं ना जो कि बाद में जुड़े हैं, एंड देन उन्होंने एक कमिटमेंट ली थी एंड उस कमिटमेंट को वो डेली पूरा कर रहे हैं। आप सब हैं वैसे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे ना खास होते हैं। सो लेट अस सी, आई डोंट नो एग्जैक्ट नाम इन बच्चे का क्या है, बट 18 डेज एगो, आई मीन 20 डेज एगो टू बी प्रिसाइज, इन्होंने बोला कि सर आज से मैं कमिट करता हूँ कि आई विल बी कंसिस्टेंट, एंड एवरी सिंगल डे ही और सी कम्स, आई डोंट नो, क्योंकि नाम ही ऐसा है, आप भी देख सकते हो। और हर दिन ये बच्चा जो है वो कंसिस्टेंटली इस चीज़ को देख रहा है और अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं, बट ये बाद में आके किस तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नया मंथ है और प्रीलिम्स हम अप्रोच कर रहे हैं, तो मे भी हम सीख सकते हैं ऐसे बच्चों से। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, किसी ना किसी वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए ये है। ऑल्सो आपको पता होगा, मैड एमएमटी जो हमारा प्रोग्राम है, मैड एमएमटी प्रोग्राम में आपको फोकस करना है, आई मीन जो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मेंटरशिप है और सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ की तरफ देख रहे हो, और अंडरस्टैंड यूपीएससी आपको एक बहुत सुनहरा मौका देता है कि आपके प्रिपरेशन को इतने सारे टेस्ट, फिर उसमें मैड जो मैनूवर्स हैं वो भी आएंगे, मेंटरशिप भी आएगी, ठीक है, ट्रैकिंग भी की जाएगी, ऑल इंडिया जो टेस्ट है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में सोच रहे हो तो मैड एमएमटी के बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, चले हम आगे, चलते हैं हम आगे। 2 फेब है, बजट की इतनी सारी बातें हो रही हैं, पर मैंने बोला चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। एक पीवाईक्यू थीम पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं दिखाता हूँ आपको।
चलिए क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 2016 का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना हम ध्यान नहीं देते हैं, बट मेरा क्या काम है आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस PYQ में आइडेंटिफाई करके लाना जो कि ध्यान में नहीं रहते हैं, बट हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत नहीं चाहिए बट थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका एक्चुअल नेम है, आई मीन इसको आप ही प्रोनाउंस करो, MSN मैं बोल सकता हूँ, ऑफन इन न्यूज़। अब ये क्या है? अ डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि NGO, एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, क्या वो ये है? या स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्या ये है? आपको बताना है। सो ये न्यूज़ में है, लगातार न्यूज़ में है। क्या है? आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। इजराइल इंड्स MSF, मतलब कि यही MSF या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो MSF's humanitarian operations in Gaza after the group declined to submit its Palestinian staff list. So, इसराइल जो और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो MSF का क्या काम है या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का क्या काम है? जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जो जोन है अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे ये प्रोवाइड कराते हैं, मतलब डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रल प्ले करते हैं। बट इसराइल ने बोला कि आप ना लिस्ट दो जो गाजा में लोग आपने रिक्रूट कर रखे हैं, तो ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो इसराइल का कहना है कि मतलब आप ये मेरे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, सो आपका जो ऑपरेशन है उसे हम नहीं अलाउ करेंगे आगे से। सो हमारे लिए बेसिक समझना है, फुल नेम जो है वो आप जानते हो। ये एक NGO है, ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल NGO, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1999 में। प्रिंसिपल्स न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस। कोर वर्क क्या है इसका? प्रोवाइड्स इमरजेंसी मेडिकल एड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एरियाज विथ हेल्थ सिस्टम कोलैप्स। तो इन जगहों पे ये ना मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्चुअल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसी जोन में जाके ये इस तरह से एड देते हैं। जो एपिडेमिक्स वगैरह इलाका जहाँ पे आता है वहाँ भी ये जाते हैं। और ये पेरिस में 1971 में इसको फाउंड किया गया था डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट ने, एंड ये एक NGO है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस शुड बी द आंसर। जिन्होंने सही किया है उनको बधाई, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बधाई, बधाई बधाई। और आज 2 फेब है, कोई बता सकता है कि आज हम इंटरनेशनली क्या मनाते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके चलते हैं, अब बात होगी अब बजट की। बजट में जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सब मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ तक स्कीम्स की बात है वो हम धीरे धीरे करेंगे। अब जो ये कंटेंट मिला है ना इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, ये अब पूरे साल के लिए, ओके। तो स्कीम्स कहाँ पे जो गवर्नमेंट है फोकस कर रही है, उससे पहले हम इम्पोर्टेंट डेटा देखेंगे सारे आज के लेक्चर में। तो आपका एक तरह से इंडियन जो बजट आया है इस साल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको एक तरह से ये भी दिखाएगा, मतलब कि शो करेगा कि बजट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने थीम दिखाया, उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा ही, यही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, वो भी करवा रहे हैं। प्लस आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि क्या एग्जैक्टली आ रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बजट, और या सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, with reference to the union government, consider the following statements. The Department of Revenue is the responsible for preparation of union budget. ठीक है। Second is, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको अगर पैसे निकालना है तो बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के आप नहीं निकाल सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट इज, all the disbursements made from the public account also need the authorization from the Parliament of India. पब्लिक अकाउंट से भी जो पैसे निकलेंगे वो भी पार्लियामेंट से ऑथराइज होके ही निकलेंगे, जिस तरह से CFI निकलती है। सो आपको बताना इसमें से कितने करेक्ट हैं। फाइन, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी देखा ही है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है ना फिजिकल डेफिसिट को कम कर सकती है, ये आपको बताना है।
ओके। एक और आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में टास्क देना चाहता हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं पूछता जाता हूँ। आपको पता है बजट के लिए क्या आर्टिकल है जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि स्टेट गवर्नमेंट भी बजट पेश करती है? ठीक है, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जितने यूटी जिनके पास लेजिस्लेचर है वहाँ भी बजट आता है, तो वो किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है? स्टेट यूटीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फाइन। लेट अस गो टू दिस सेकेंड क्वेश्चन, डेफिसिट कैसे गवर्नमेंट कम करेगी? ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके, न्यू वेलफेयर स्कीम्स को लाकर, रेशनलाइज करके सब्सिडी। रेशनलाइज सब्सिडीज का सिंपल मतलब है कि जो नॉन एसेंशियल जो सब्सिडीज जा रही हैं उसको कम कर देना, ठीक है, और टारगेटेड वे में सब्सिडीज देना। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करके इसमें कि टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो क्या इस तरीके से होगा आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। देन अगेन सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्या किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया है 2016 में, जो मैं दिखा ही चुका हूँ। ओके, तो इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाने से क्या डेफिसिट को हम कम कर सकते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट है। फाइन, ये 2016 का क्वेश्चन है। देन फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो आपको याद होगा कि 2025 में दो क्वेश्चन फिजिकल डेफिसिट कह लो, रेवेन्यू डेफिसिट कह लो, प्राइमरी डेफिसिट कह लो, उससे रिलेटेड आया है और बहुत ही बेसिक आया है। और किसी भी बच्चे का, मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है इन चीज़ों में, तो इकोनॉमिक्स आपको बोलता है कि बच्चे आओ यहाँ पे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, स्कोर करो। तो अगर किसी भी बच्चे का इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, उसको डर लगता है समझने में, उसको लगता है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ यहाँ काम नहीं बनने वाला है, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है तो उसके बेसिक्स को अच्छे करोगे तभी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। अगर आपको लगता है आप उसे साइंस, एनवायरनमेंट या अदर सब्जेक्ट से उसे ना, जो डेफिसिट है इकोनॉमिक्स में, उसे पूरा कर लोगे, तो ऐसे भ्रम में मत रहना। मैं अपने करेंटली के थ्रू हर कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूँ कि आप अगर जिसने भी शुरू से फॉलो किया होगा ना, तो मल्टीपल कंसेप्चुअल जो है इकोनॉमिक्स में क्लैरिटी मिली होगी, आज भी मिलेगी। लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब मैं तो मानता हूँ बहुत टाइम है आपके पास प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो अभी आप ना बेसिक्स पे बिल्कुल जब भी रिवाइज करोगे तो ध्यान देना उसको, मैं हल्के में कंसिडर मत करना कि मैं साइंस एंड टेक पढ़ लूँ तो मेरा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी बैठ जाओगे इकोनॉमिक्स लेके, ये भी गलती बच्चे ये करते हैं कि अगर मैं कुछ सीरियसली बोल दूँ तो उनको लगता है अभी से करना, नहीं अभी से नहीं करना, फिर से जब रिवीजन का समय आएगा ना इको का, अभी जब आपने एक या दो बार रिवाइज कर लिया होगा, तो जब समय आएगा तब आप अच्छे से ध्यान दे देना, कॉन्सेप्ट समझना है, हर चीज़ समझ नहीं आएगा। अब आप ये उम्मीद करके चलोगे ना कि मुझे 10 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से 6 आ गए समझ, 4 नहीं आए, तो आप इसके लिए भी परेशान रहोगे। नहीं, हमें क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ें समझनी है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ ना PYQ डिकोडर सीरीज के थ्रू, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना, सिंपल सी चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा सा काम कर लोगे बस हो गया, 2.66 नंबर जो है ना इंश्योर हो गए, पक्का हो गए, ठीक है। तो ये फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कौन से, मतलब इसमें आंसर आपको बताना है। तो प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है ना क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट निकाल लो, उसमें से इंटरेस्ट जो इतना भी पे कर रहे हो ना उसको माइनस कर दो। तो अब इसको, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस कर ही लेते हैं, तब हम चलेंगे आज के आर्टिकल्स पे। सो लेट अस सी, यस, सो 48,500 करोड़ रुपीस ये आंसर है। क्यों है, इसका सिंपल मतलब है 50,000 जो है ना करोड़ रुपीस आपका फिजिकल डेफिसिट है। फाइन, एंड जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है वो 1500 करोड़ है, माइनस कर दो, यही फॉर्मूला होता है ना, फिजिकल डेफिसिट माइनस कितना आप इंटरेस्ट पे करो, इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं। इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसका हमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर, बहुत बेसिक है। देन वी हैव, किस तरह से डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट सोच रही है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स बता दूं क्या, चलो बताता हूँ, वेट। एक सिंपल चीज़ समझो कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी कब होता है, मतलब कि जो है गवर्नमेंट जो है ना, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब क्या, टाइट फिजिकल जो है पॉलिसी रख रही है। दूसरा है फिजिकल
जो है पॉलिसी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी है, एक क्या है एक्सपेंशनरी है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, नहीं पहले एक्सपेंशनरी को देख लेते हैं, ये ज़्यादा पहले अच्छे से समझ आएगा। गवर्नमेंट सोचती है कि जो है डिमांड बढ़े इकोनॉमी में, ग्रोथ हो, डिमांड बढ़ेगी ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंशन मतलब खर्चा ज़्यादा करती है, ठीक है, लोगों के हाथों में पैसे पहुंचाना चाहती है, कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं उसके हाथ में पैसे पहुंचाना चाहती है। तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला तरीका हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट घटा देना बढ़ा देना, वो एक अलग चीज़ है। बट गवर्नमेंट के पास भी ऐसे मौके होते हैं जिससे वो लोगों के हाथों में पैसे पहुंचा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलफेयर स्कीम्स हैं, अब जैसे पीएम किसान योजना है, तो सीधा 6,000 जो है ना गवर्नमेंट लोगों के हाथ में दे रही है ईयरली, मतलब किसान के हाथ में दे रही है, ठीक है। तो अब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, जस्ट सपोज थिंक अबाउट इट, मेरे हाथ में अगर आपने एकदम से 1 लाख पकड़ा दिया, ऐसे ही सोचो, ऐसे 1 लाख नहीं पकड़ाती है गवर्नमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मतलब एक यंगस्टर जो है 25 इस एज का या 20 साल का है, तो सबसे पहले आज के एज में वो सोचेगा फ़ोन खरीदूं, नए फ़ोन अच्छे वाले, कपड़े खरीदूं, जूते खरीदूं, ठीक है। पैसे नहीं है तब तो वो सोचेगा ही नहीं, पैसे अगर हाथ में आ गए ना तो दे विल थिंक लाइक दिस, ठीक है। अब ये इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड जो है बढ़ेगा इकोनॉमी में। अब अभी तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ जिसके पास पैसे गए, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल के पास पैसे गए होंगे, ओके, स्कीम्स के अंदर। अब वो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो वो मार्केट में आएगा, बोलेगा कंपनीज को कि हम मुझे आप अपना ये वाला, जस्ट सपोज सैमसंग का फ़ोन सैमसंग इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर हेरा फेरी की बात मेरे दिमाग में आ गई, तो उसका फ़ोन उसे चाहिए, तो फ़ोन उसका चाहिए तो सैमसंग के पास जाएगा, कंपनी जो है बनाएगी, मतलब कि मैन्युफैक्चर करेगी। अब जब वो मैन्युफैक्चर करेगी तो कंपनी ऑब्वियसली वर्कर्स को रखेगी, वर्कर्स को रखेगी, उसकी जो प्रोडक्ट बिकेगी तो उस पर वो गवर्नमेंट को कॉरपोरेट टैक्स भी देगी, कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट को देगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा, प्लस ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रो भी कर रहा है, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में एक चीज। बट इसका एक घाटा है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए पैसे ला रही है ना, वो उठा रही है मार्केट से, मतलब कि लोन्स के थ्रू। अब क्या होगा, इसकी वजह से डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि आप पैसे क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं कहीं से, ठीक है, समझ रहे हो, बेसिक चीजें हैं। डेफिसिट बढ़ेगा तो अगेन जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और डिमांड भी बढ़ जाएगा, डिमांड क्योंकि लोगों के पास हाथ में पैसे के डिमांड बढ़ेगा, सॉरी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाती है साथ साथ। तो ये है फायदा एक्सपेंशनरी का, उसके साथ साथ कुछ घाटाएं आती हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। अब है कॉन्ट्रैक्शनरी का, ये कब लाया जाता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि महंगाई बढ़ गई है, एक, दूसरा डेफिसिट वाला जो डिसिप्लिन है उसे हमें मेंटेन करना है, इसी का उल्टा कर दो, बस हो गया। तो गवर्नमेंट जो है ना वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करना कम कर देती है, या वेलफेयर स्कीम्स पे जितने पैसे एलोकेट कर रही है उसे कम कर देती है। सेकेंडली जो गवर्नमेंट है सब्सिडीज़ को रेशनलाइज कर देती है, टैक्स रेट जो है उसको बढ़ा देती है। टैक्स रेट तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है ना, टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोगों, मान के चलो जीएसटी है, एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये पे 10% लग रही है, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट अब जो है ना टैक्स रेट 12% कर दी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में। तो अब क्या होगा, 12% में अब इंसान को क्या करना पड़ रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है एज अ टैक्स, तो उसके हाथ में पैसे क्या हो गए, 2 रुपये कम हो गए, तो वो कम खर्च करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, उसके हाथ में परचेजिंग पावर ही उसका कम हो गया। तो ये पूरा फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, किस तरह से बढ़ाना, किस तरह से घटाना है, मतलब एक्सपेंशनरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना या आगे जो हम डेटा देखेंगे उसे समझने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। सो देर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट। हाँ, तो देखो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट करती है, एक मिनट, ये ब्लंडर नहीं करना है मुझे, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे ये भेजना पड़ता है ना, आप लोग तो समझदार हो ही। मूव पेज टू ट्रैश, हाँ, तो चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाएगी ऑब्वियसली,
तो अच्छी बात है, रेवेन्यू जो हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो ना, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? मतलब खर्च जो कर रही है दिन डे टू डे एक्टिविटी में गवर्नमेंट, सैलरीज वगैरह दे रही है, ये सारी चीज़ें। देन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू, या सब्सिडीज देख रही हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेलफेयर स्कीम। अब जस्ट सोचो कि गवर्नमेंट डेफिसिट घटाना चाहती है, पैसे जो वो उधार पे लाई है उसकी वजह से जो डेफिसिट आया है उसको कम करना चाहती है, तो नए वेलफेयर स्कीम के लिए तो उसे और पैसे चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए, तो दिस शुड बी गलत, रॉन्ग। रेशनलाइज सब्सिडी, ऑब्वियसली सब्सिडी रेशनलाइजेशन का क्या मैंने बताया कि सिंपल चीज़ बताया आपको कि जो सब्सिडीज दे रही है उसमें टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, जो उलूल जुलूल जो दे रही है उसे भी बंद कर देगी सरकार, तो सरकार की स्पेंडिंग और कम हो जाएगी। डेफिसिट कम करने का मेन तरीका क्या है? स्पेंडिंग कम करो। स्पेंडिंग कैसे कम करोगे, वो देखो इन चारों ऑप्शन में से। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, तो ये सही होगा, ये सही होगा। इम्पोर्ट ड्यूटी का आप सोचो कि सरकार को जो टैक्स आ रही थी, सरकार के पास जो पैसे आ रही थी, स्पेंडिंग एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ इनकम हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो स्पेंडिंग कम करना है, दूसरी तरफ इनकम बढ़ाना है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से क्या होगा? इनकम कम हो जाएगा। तो ये तो कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो गई ना अपने पैर पे, तो ये गलत है, ये गलत है। बचता है 1-3, सो आंसर सी होगा इसका, ठीक है, समझ गए। देन वी हैव दिस थिंग, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है इसमें, सिंपल है। 3 का तो आपको पता ही है कि फर्स्ट का यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना है, वेलफेयर स्कीम्स नहीं लाना है, सब्सिडीज रैशनलाइज करनी है, एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो लॉन्ग टर्म में देखो तो इंडस्ट्रीज को अगर एक्सपेंड करते हो तो उसका फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, जैसे इमीडिएट टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए आपको न्यू जो है ना टैक्स इंसेंटिव्स देनी पड़ेगी, ताकि कंपनी जो है आए, इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्रीज लगाए। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको ये खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, रादर फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो तो ये फायदेमंद होता है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में घाटा है इसका, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर 1-3 ही है, जो कि 2026 में भी है। देखो कितना कोइंसिडेंस है, मेहनत ही नहीं की गई है। चलो भाई 25 का क्वेश्चन उठाओ इकोनॉमिक्स का 2015 का, और इसी को टेप दो, ठीक है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आज का है, या बजट वाला पहला क्वेश्चन। कौन सी डिपार्टमेंट बनाती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाती है? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाती है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के पैसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। CFI, कोई बताना चाहेगा एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है CFI का? कोई बताना चाहेगा? एंड पब्लिक अकाउंट जो है इंडिया का, उसमें भी क्या पार्लियामेंट ऑथराइजेशन चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस सेकेंड होगा, एंड थर्ड इज, फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, सो सी विल बी द आंसर। समझ गए? सारे हमने आज MCQs कर लिए, ये भी तो हो ही गया है। तो अब चलते हैं हम आज के डिस्कशन पे। पहले एक तरह से समरी बता देता हूँ। जो निर्मला सीतारमन मैम है, उन्होंने 2026-27 का बजट पेश किया। फिस्कल ईयर कौन सा हो जाएगा? 27-26 जो है अभी चल रही है, और उसका क्या है 2025-26, ठीक है। अभी जो 26 चल रही है और 27 के लिए ये बजट आया है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली जाओ तो आर्टिकल 112 में जो है बजट की बात की गई है। क्या बजट टर्म यूज़ किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ किया गया है। और बजट का जो है क्या एक्चुअल नेम रखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। अब जो है सेम चीज़ें मैंने पूछा था स्टेट के लिए, कौन सा आर्टिकल होगा जिसके थ्रू बजट पेश होता है इन स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या अगर जहाँ पे काउंसिल है उनको इंक्लूड कर दो, तो वो है आर्टिकल 202, 202, ठीक है। ये लोग नोटिस नहीं करते, पर मैं ये बता देता हूँ। अब देखो कि हाइलाइट्स क्या है। हाँ, एक चीज़ और है, जो हमारा बजट पेश होता है उसके एक रेवेन्यू साइड है और एक क्या है एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे रिसीट, एक तो रिसीट हो गया, एक हो गया कैपिटल। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक तरफ से पैसे आएगा, एक तरफ से हम खर्च करेंगे, ठीक है। यही बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो रखा गया है फॉर दी फिस्कल ईयर 27, दैट इज 2026 से 2027 इज 4.3% ऑफ द GDP। ओके, अभी हम बात कर रहे थे ना फिजिकल डिसिप्लिन की,
इसे ही हम देखेंगे एंड इसे और अच्छे ढंग से समझेंगे डेटा के थ्रू, जो हमने बजट वाले जो हाईलाइट वाला जो पीडीएफ है उसी से सारा उठाया है। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। सो अभी ओवरऑल एक देख लो, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है भारत का, वो अभी 2026-2027 में कितना रहने वाला है? जो टारगेट रखा गया है वो 55.6%, वो जो है रिड्यूस करके हमें पहुंचना है 50% बाय 2031। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है बाय 2031। अब डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना उसका इनकम है और जितना वो खर्च कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है रादर इनकम मतलब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन खर्च ज़्यादा होता है तो जो है एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट ना लोन पे लेती है। जैसे मेरे पास जस्ट सपोज मेरा इनकम 100 रुपये, मैं पहले भी समझाया है, और मेरी जो मैं जो खर्च कर रहा हूँ 120 रुपये कर रहा हूँ, तो ये 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये मैंने लोन लिया है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, जो आपने लोन लिया है वही शो करता है सिंपल टर्म्स में। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? जितना पब्लिक से आप मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट है जितनी उसने पब्लिक से पैसे उठाई है, जो डेट है उसका, ठीक है, मतलब कि टोटल जो उसका लोन है कह लो एग्जैक्ट टर्म्स में, उसको हम कहते हैं डेट टू, और उसको डेट ऊपर और जीडीपी नीचे, तो इसी को रेशियो कहेंगे। ये भारत का तय किया गया है 55.6 जो है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, दैट इज 2026-2027। ओके, तो ये जो फिजिकल ईयर नेक्स्ट में तय किया गया है वो कमाना है, हमको कम करना है, और वो 50% तक लाना है बाय 2031। ठीक है, ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू जो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, वो 11% हायर होगा। मतलब कि अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्या होने वाला है वो बाद में देखेंगे। 12.3 लाख करोड़ होगा कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो ग्रॉस होगा वो भी 11.7% बढ़ेगा एंड इट इज गोइंग टू बी 14.7 लाख करोड़। सेंटर्स नेट टैक्स रिसीट्स जो होने वाला है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, दैट इज गोइंग टू बी 28.7 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो जाएगा 53.5 लाख करोड़ फॉर 2027, और वो बढ़ के कितना हो जाएगा 7.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिंपल टर्म्स में लेमन लैंग्वेज में समझाओ, जो आप एसेट्स क्रिएट करते हो ना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं। जैसे कि रोड है, ब्रिजेस आप बनाते हो, हॉस्पिटल्स बनाते हो, या आप मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करते हो, तो इसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं। ठीक है, ये भी बढ़ेगा। और एक और चीज़ है, मतलब कुल मिला के कहूँ तो इस बजट पे फोकस क्या है सिंपल टर्म्स में, कि देखो हमारी इकोनॉमी जो है, महंगाई जो है कम है, ग्रोथ अच्छी खासी है जो आप सब लगातार कवर कर रहे हैं 7% के आसपास, एंड आगे भी प्रोजेक्टेड है कि वो ग्रो करेगी। बट देर इज़ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रीज़न बिंग कि ट्रम्प के डिसीजंस, वॉर जो चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म जो हम खर्चे करेंगे जिससे कि बाद में रेवेन्यू आएगा। रीजन बिंग कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से हमें अगर लंबा रास्ता तय करना है और हमें पैरेलली यूएस चाइना के आसपास पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेंथन कब होगा? जब हम लॉन्ग टर्म इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में फोकस उसी पर किया है कि जो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड ग्रोथ बना रहे, ऐसा ना हो कि हम मिडिल इनकम कंट्रीज जो ट्रैप होता है उसमें फंस जाएं और हमारा ग्रोथ इसी तरीके से हो। अगर आप कंपेयर करो इंडिया और चाइना के इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस जो है, जो गैप है वो बहुत बड़ा है, वो 20 ट्रिलियन के आसपास है, हम 4-4.5 हैं। मे भी 1-2 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ दें, हम 5 हो जाएंगे, 5.5 हो जाएंगे। लेकिन 20 तक 20 तक पहुंचने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, और यूएसए तो बहुत आगे अभी के हिसाब से देखो तो अगर हमें उस रेंज में जाना है, जो हमें जाना चाहिए, ऑब्वियसली हम एस्पायर करेंगे, ऐसा एम्बिशन हमारा बिल्कुल होना चाहिए।
और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, तो उस हिसाब से हमें अपने पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, सो दैट हमारे लोगों की लाइफ और बेटर हो पाए। पॉइंट ये है कि अगर हमें उस रेंज में जाना है तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही फोकस इस बजट में रखा गया है। और जहाँ वल्नरेबिलिटीज़ है ना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से, उन सारे सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने लाया है। ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अनसर्टेनिटी को भी डील करना है और लॉन्ग टर्म का भी सोचना है, ताकि हम दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, तो बहुत बड़ा डेफिसिट हमारे और चाइना के बीच ना रहे। ठीक है, जो सेकेंड थर्ड है। फाइन, सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं, आगे चले। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगता है। पैसे जो है गवर्नमेंट जो मतलब कमा रही है, इनकम जो है सोर्स, वो है इस में, और ये इंपॉर्टेंट होता है बजट में। जब भी मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था तो इसको ध्यान में जरूर रखता हूँ। रुपीज़ गोड आउट, हम खर्च कैसे कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो उसमें ना हमें टॉप 3-4 देखना होता है। अब सारा याद रहेगा नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। तो सबसे पहले बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज़ 24% जाता है हमारा, मतलब रुपी कम्स फ्रॉम की बात है। हमारी गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की जो इनकम हो रही है, उसमें 24% बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से आ रही है। ठीक है, देन वी हैव इनकम टैक्स से एक 21% आ रही है, कॉरपोरेशन टैक्स से 18% आ रही है। तो पहले इनकम टैक्स, देन कॉरपोरेशन टैक्स, एंड देन जीएसटी एंड अदर टैक्स। देखो ये भी है, जीएसटी एंड अदर टैक्स को 15%। यहीं पे आपको अभी जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज दोगे ना, यहाँ अटकाएगा, तो ये लिख लेना, जॉट डाउन कर लेना। देन रुपीज गोज टू, अब जो हम खर्च कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर जो हमारा है, उसमें स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%। स्टेट को जो अलग तरीके के जो हम जो शेयर दे रहे हैं ना, ये बजट का 22% है। एक कन्फ्यूजन होगा बच्चों में कि 2025 में तो क्वेश्चन एक आया था कि 45% ऐसे करके आया था, कि जो 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि 41% हमें स्टेट्स को देना है, सेंटर को, जो टैक्स का नेट प्रोसीड है उस डिविजिबल जो मतलब डिविजिबल पूल में से। तो यहाँ पे तो 22% है। ये 22% है बजट का, नॉट दी टोटल जो टैक्स डिविजिबल पूल्स है, उसमें से 40% नहीं जा रहा, उसमें तो जा ही रहा है, बट ये बस बजट की बात की जा रही है, टोटल बजट में। मतलब कि जो हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है, उसकी बात हो रही है, ना कि पूरे टैक्स में 41% जा रहा है। समझ रहे हैं ना। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी अलग अलग तरीके के, सेंट्रल सेक्टर जिसमें कि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में डिपेंड करता है। हिमालयन स्टेट है तो उस वहाँ पे 90 सेंट्रल देगी और 10% जो है वो स्टेट देगी। ठीक है, देन वी हैव मतलब हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मोस्टली। देन वी हैव यूटीज़ को तो 100% सेंटर ही देती है, एंड वी हैव दिस जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसको 60-40 रेशियो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में देना पड़ता है। तो वहाँ 8% एंड डिफेंस में 11%। ये समझ आ गया। इंटरेस्ट पेमेंट 2 नंबर पे है, पहला है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में 22% जा रहा है। ठीक है, आते हैं हम तीसरे वाले जो है। अब इसमें देखना है कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे पैसे दिए गए हैं, और ये सब स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेंगे, तब डिफेंस पे, ट्रांसपोर्ट देन डिफेंस देन रूरल डेवलपमेंट एंड देन द होम अफेयर्स। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ देखनी है, एजुकेशन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेल्थ। एजुकेशन के बारे में एक और चीज़ मैंने पढ़ा था कि आई थिंक 1.95% ऑफ जीडीपी इस बार एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो कि पहले की तुलना में बढ़ा है। मे बी ये डेटा गलत हो सकता है, बट मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा बढ़ा है, और हमने टारगेट किया है 2.5% होनी चाहिए। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, मुझे पता नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं ऑनेस्ट रहूँगा। इसमें और क्लैरिटी हम कर लाएंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ डेटा है तो यू कैन कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो। मेरे भी डाउट्स है भाई, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ऊपर नीचे सबके साथ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, तो सिंपल है, ट्रांसपोर्ट पे, देन डिफेंस पे, देन रूरल डेवलपमेंट पे, देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे, तब एजुकेशन पे, एंड एजुकेशन के बाद ही हेल्थ है, मतलब कि एनर्जी के बाद हेल्थ है टू बी प्रिसाइज। लेकिन एजुकेशन हेल्थ में कंपैरिजन करवाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो वहाँ पे आपका हेल्थ आएगा। ठीक है, ये डेटा भी देख लिया। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसमें क्या कंपैरिजन की गई ओवर द ईयर्स, कितना
ये बन रहा है। सो देखो, रिसीट का सिंपल मतलब होता है कि कहाँ से पैसा आया है। वो दो तरीके का होता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट, मतलब रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज से जो आपके पैसे आ रहे हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह हो गया, नॉन टैक्सेस। एंड कैपिटल रिसीट क्या हुआ, जो लॉन्ग टर्म में पैसे आ रहे हैं, जैसे कि बोरोइंग्स भी इसमें इंक्लूडेड है एंड डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि जो ये तो इनकम साइड दिखाता है रिसीट, और ये एक्सपेंडिचर साइड दिखाता है। ये भी दो तरीके के हैं, एक तो लॉन्ग टर्म होगा और एक क्या होगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो खर्च होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब हुआ कि जो सैलरीज में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप पैसे दे रहे हो सब्सिडीज़ वगैरह में, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लो, जो लॉन्ग टर्म्स वाली चीज़ों में जब आप पैसे लगा रहे हो तो उसे हम, और टू बी प्रिसाइज इफेक्टिव में होता है कि कितने पैसे से आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, टू बी प्रिसाइज आप डेवलप कर रहे हो, एग्जैक्टली पैसे वहीं जा रहा है। ठीक है, आई थिंक 2011-12 में इसको लाया गया था। मतलब इस तरीके से कि पैसे जो जा रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वो क्या एग्जैक्टली रोड, रेलवे, मशीनरी के लिए जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट की जहाँ तक बात की जाए, लाख करोड़ में ये सारा डेटा है। तो 16.2% 2025 में हुआ था। अब ये जो है ना बढ़ के 18.1, ये मतलब लगातार बढ़ रही है कैपिटल रिसीट। ठीक है, और हमने देखा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.7%। तो ये तो इनकम साइड है, एक्सपेंडिचर में ये और दिखेगा। ठीक है, देन रेवेन्यू रिसीट में देख लो तो 30.4% हुआ करता था, ये बढ़ के 35.3% ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव एक्सपेंडिचर, तो देख लो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो 17.1% इधर, मतलब ये कंपैरिजन है, इसको आप अच्छे से और देख सकते हो तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो क्या है, स्टडी राइज इन रेवेन्यू स्पेंडिंग, ये भी स्टडीली बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज ओवर द ईयर्स। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग टर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, ओके, सस्टेन ग्रोथ के लिए यहाँ पे कंसिस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट विथ माइनर करेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनर करेक्शन देख लो, ओके, एंड देन स्लाइट राइज, देन स्टेबल एंड देन शार्प इंक्रीज, इस तरीके से कैपिटल रिसीट हुआ है। ओके, देन वी हैव डेफिसिट ट्रेंड्स, देख लो अलग अलग डेफिसिट हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी आ गया है। तो फिजिकल डेफिसिट की जहाँ तक बात की जाए तो ये रहा आपका फिजिकल डेफिसिट, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर में 4.3% रहेगा, हम इसे कम करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो अगेन ये भी हम कम करेंगे, 1.2% हम सोच रहे हैं। ओके, एक मिनट, 1.2 है कि 1.5 है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये 4% है, 6.5, इसका रीज़न है उस समय कोविड जो पीरियड चल रहा था ना, तो एक्सपेंडिचर सरकार, इन लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे तो बढ़ाने के लिए सरकार ऐसी चीज़ें करी थी, बट अब कंट्रोल कर रही है, अब तो कोविड रहा नहीं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। आई थिंक ये 1.5 डेटा जो है ना, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट की जहाँ तक बात की जाए तो इसे भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, 0.7% पे आ जाएंगे, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हम 0.3% पे आ जाने की उम्मीद करें। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप जॉट डाउन कर लेना, जो आपको दिख रहा है इन आर्टिकल्स में, और ये आपके टेस्ट सीरीज में आएगा। इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स भी हमने देख लिया, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है ये वाला भी हमने देख लिया, ये छूट ना जाता। एंड बाकी जो स्कीम्स वगैरह आई हैं, कॉरिडोर्स बने हैं, ये सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा, धीरे धीरे करवाऊँगा, हमारे पास बहुत समय है। ओके, एंड एक दिन भी सारी चीज़ें मतलब पुट ऑन कर देता तो आपको फिर वो ग्रैस्प करने में भी दिक्कत होती। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।